14 चंद्र गहना से लौटती बेर, जो किसके द्वारा रचित है? केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित है। सबसे पहले हम केदारनाथ जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। पेशे से ये क्या थे? वकील थे। तत्कालीन साहित्य आंदोलनों से इनका क्या रहा? गहरा जुड़ाव रहा है। अब इनकी प्रमुख कृतियां: नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार, खरी खरी, इनकी प्रमुख कृतियां यानी रचनाएं हैं। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये था इनका जीवन परिचय। अब है पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि के प्रकृति का गहन प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग यानी प्रेम व्यक्त हुआ है। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते वक्त उसने किसान को खेत खलियान तथा लौटते वक्त जो वहां के प्राकृतिक दृश्य है वो उसको बहुत ही आकर्षित कर लेता है और उसी का वर्णन इस पाठ में किया है। पाठ: देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब में, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बंद मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह पतली कमर की लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। यानी कवि क्या कह रहा है कि वह हरी भरे ग्रामीण परिवेश को देखा, जो परिवेश है, जो वातावरण है, उसको चित्रित करते हुए कहता है कि वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौटता कहता है कि वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौटकर आया हूं। अब खेत में यानी खेत की एक मेड़ पर बैठकर, खेत की एक मेड़ पर वह अकेला प्राकृतिक दृश्य को देखता है। यानी कवि कहता है कि मैं चंद्रगहना नामक स्थान से लौटकर आया हूँ और खेत की एक मेड़ पर बैठकर वह अकेला वहां के प्राकृतिक दृश्य को देखता है कि एक बीते के बराबर यहाँ हरा ठिंगना चना, बीते यानी बलिष्ठ, एक पुराना नाप जो रहता है वो है, यानी कि एक हरा चने का पौधा है जो किसके बराबर? एक बीते के बराबर है, इतना बड़ा खड़ा हुआ है। बांधे मुरेठा शीश पर पगड़ी, और ऐसा लग रहा है कि उस चने ने अपने शीश पर क्या बांध रखी है? पगड़ी बांध रखी है। छोटे फूल गुलाबी, और उस जो यानी कि चने के ऊपर एक गुलाबी फूल खिला हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चने ने क्या बांध रखी है? एक पगड़ी बांध रखी है, और वह खूब गुलाबी फूल के कारण और पगड़ी के कारण वह कैसा दिखाई दे रहा? बहुत ही सजीला दिखाई दे रहा है, यानी सजकर खेत पर खड़ा हुआ है। पास ही मिलकर उगी, पास ही यानी चने के पौधे के पास ही क्या बीच में अलसी हटीली, यानी पास में ही चने के पौधे के पास में ही बीच में क्या उगाई है? अलसी उग आई है। जैसे कि अलसी यानी अलसी का पौधा क्या है? उग आया, और उसको किसके समान बताया? हटीली नायिका के समान बताया है कि वे चने के पौधे के पास उग आया। देह पतली, यानी वो अलसी का जो पौधा है उसकी तुलना किससे की गई है? एक नायिका से की गई है। तो वह अलसी जो है किसके समान है? हटीली नायिका के समान है। उसकी देह कैसी है? पतली है। कमर है लचीली, और उसकी कमर कैसी है? लचीली है। नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर, उसके ऊपर किस रंग का फूल खिला हुआ है? नीले रंग का फूल खिला हुआ है। तो वह अपने सिर पर नीले फूल को चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह, जो इसके स्पर्श करेगा, दो हृदय का दान उसको, मैं उसको अपने हृदय का क्या दे दूंगी? दान दे दूंगी। पेज नंबर 120। और सरसों की ने पूछो, हो गई अब सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया आज, जैसे देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा। यानी कि क्या है कि कवि इसमें कहता है, किसका कवि वर्णन करते हुए कहता है कि अब जो है खेत में उगी सरसों काफी क्या हो गई है? बड़ी हो गई है। सयानी यानी बड़ी होने से
मतलब है। और उस पर क्या आ गए, पीले फूल आ गए। यानी कवि कहता है कि खेत में उगने वाली सरसों अब बड़ी हो गई और उस पर क्या आ गए, पीले पीले फूल आ गए। लेकिन यहाँ पर सरसों की तुलना, सरसों को किसके समान बताया, एक युवती के समान बताया है। तो कहते हैं कि जो सरसों है बड़ी सयानी हो गई है, यानी क्या हो गई है, वो बड़ी हो गई है। और ऐसा लगता है कि उसने अपने क्या कर लिए, हाथ पीले कर लिए, यानी उस पे जो पीले फूल खिले हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सरसों के हाथ क्या कर लिए, अपने हाथ पीले कर लिए और ब्याह मंडप में पधारी। और ऐसा लग रहा है कि जो सरसों है क्या करने के लिए कहाँ पर आ गई है, विवाह करने के लिए मंडप में आ गई है। फाग गाता मास फागुन आया, फाग के गीत गाता हुआ क्या आ गया, फागुन का महीना आ गया। जैसे देखता हूँ, और कवि कहता है कि मैं देखता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि खेत में क्या हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है। सरसों की आभा को देखकर, उसको सरसों की आभा को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे खेत में क्या हो रहा हो, स्वयंवर हो रहा हो। और प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा, सरसों की पीली आभा के कारण, यानी पीली चमक के कारण प्रकृति का अनुराग यानी प्रेम रूपी जो अंचल है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हिल रहा है। यानी जो सरसों है उसको किसके समान बताया, एक युवती के समान बताया कि खेत में सरसों क्या हो गई है, बड़ी बड़ी हो गई और उस पर पीले फूल आ गए, अर्थात सरसों क्या हो गई है, सयानी हो गई है। और उसने अपने हाथ क्या कर लिए, पीले कर लिए। और ऐसा लग रहा है कि वह विवाह करने के लिए कहाँ पर आ गई है, मंडप में आ गई है। और जो फाग के गीत गाता हुआ, जो फागुन का महीना आ गया, फागुन के महीने में फाग के गीत गाए जाते हैं। और इन सब दृश्यों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे जो सरसों की जो पीली आभा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, जैसे खेत में स्वयंवर हो रहा है। और सरसों की पीली आभा यानी चमक को देखकर, ठीक है, प्रकृति का प्रेम से भरा जो अंचल है, जो आंचल है, वो क्या कर रहा है, हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक, विजन यानी स्थान, ठीक है, यानी व्यापारिक नगर से दूर जो इस गांव की भूमि है वो क्या है, प्रेम भाव से प्रिय, प्रेम की प्रिय भूमि जो है, गांव की जो प्रेम रूपी भूमि है वो कैसी है, बहुत अधिक उपजाऊ है। और पैरों तले पोखर, यानी उस गांव यानी खेत के आसपास नीचे क्या है, पोखर यानी एक तालाब है, उठ रही इसमें लहरियां, यानी उसमें क्या हो रही है, उस तालाब में पानी की लहरें उठ रही है। नीचे तल में जो उगी घास भूरी ले रही वह भी लहरियां, यानी उस तालाब का पानी में जो नीचे का जो तल है उसमें उठी हुई जो, उसमें उगी हुई जो घास है, जो वो भी कैसे हो, लहरा, पानी जैसे लहरा रहा है तो वो घास भी लहरा रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, और उस पोखर यानी उस तालाब के पास एक चांदी का बड़ा सा खंबा खड़ा हुआ है, जिसको देखकर आंखें क्या हो रही है, चकाचौंध हो रही है कई पत्थर किनारे, और उस पोखर यानी उस तालाब के किनारे पर कई पत्थर शांत चुपचाप क्या कर रहे हैं, पड़े हुए, और ऐसा लग रहा है कि वो उस तालाब से पानी पी रहे हैं। जाने प्यास जाने कब बुझेगी, लेकिन उनकी प्यास न जाने कब बुझेगी, वे वहीं पर पड़े हुए हैं। चुप खड़ा बगुला दबाए टांग जल में, यानी बगुला उस पोखर में, उस तालाब में क्या है, बगुला चुपचाप अपनी टांग दबाए हुए वहां पर उस पानी में चुपचाप खड़ा हुआ। देखते ही मीन चंचल, मीन यानी मछली को ध्यान निद्रा त्यागता, यानी उस तालाब में जो बगुला है वो चुपचाप खड़ा हुआ है। जैसे ही वो मछली को देखता है तो अपना ध्यान क्या करता है, ध्यान की जो निद्रा है उसको क्या कर देता है, त्याग देता है, और झट से किसको झपट लेता है, उस मछली को झपट लेता है, चट दबाकर चोंच में, और झट से अपनी चोंच में उस मछली को दबा लेता है, नीचे गले के डालता, और अपने गले में उस मछली को उतार लेता है, वो मछली का शिकार करता है। काले माथे वाली चतुर चिड़िया, काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती,
भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती गगन में, यानी कि क्या, एक काले माथे वाली एक चतुर यानी चालाक चिड़िया जिसके पंख कैसे श्वेत पंखों से, अपने श्वेत पंखों से क्या करती है, उस जो तालाब है उसके उस पोखर के पानी में क्या मारती है, झपट्टा मारती है, यानी उस पानी पर क्या करती है, झपट्टा मारती है, और उस भरे हुए जल में से क्या कर लेती है, भरे जल के हृदय में से यानी उस पोखर के जल में से एक उजली चटुल मछली यानी एक चंचल मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर और कहाँ उड़ जाती है, आकाश में उड़ जाती है। यानी काले माथे वाली जो चतुर चिड़िया है वो पोखर के पानी में झपट्टा मारकर एक चंचल मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर कहाँ उड़ जाती है, आकाश में उड़ जाती है। हो यहीं से भूमि ऊंची जहां से रेल की पटरी गई, ट्रेन का टाइम नहीं, मैं स्वच्छंद हूँ जाना नहीं। यानी पोखर के आसपास की जो भूमि है कैसी है, ऊंची है, जहां से रेल की पटरी गई और उसके आसपास ही वहां पर उसके पास ही वहां पर रेल लाइन क्या है, बिछी हुई, यानी रेल की पटरियां बिछी हुई है। ट्रेन का टाइम नहीं, यानी ट्रेन के आने जाने का कोई समय नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद, कवि कहता है कि मैं यहाँ पर स्वच्छंद यानी स्वतंत्र हूँ, मैं किसी प्रकार के बंधन में नहीं बंधा हूँ। यहाँ बैठा बैठा मैं जो यहाँ प्राकृतिक दृश्य है उसको देख रहा हूँ और मुझे कहीं जाना नहीं है, इसलिए मैं स्वतंत्र रूप से यहाँ पर बैठकर इस प्राकृतिक दृश्य का क्या ले रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हुई है। यानी कि इसी स्थान के आसपास क्या है, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी पहाड़ियां, कम ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हुई है। यानी कि क्या है, उस पहाड़ियों की ऊंचाई क्या है, कम है और चौड़ी है, और जो चित्रकूट की पहाड़ियां हैं वो दूर दिशाओं तक फैली हुई है। इस बांझ भूमि पर यानी इस बंजर भूमि पर, वहीं पास में बंजर भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े, यानी बंजर भूमि पर किसके पेड़ उगे हुए हैं, रीवा के पेड़ उगे हुए जो कैसे हैं, कांटेदार हैं और देखने में कैसे कुरूप हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता सुग्गे का स्वर टेंटे टेंटे, सुग्गे यानी तोते का। चित्रकूट के समीप की जो पहाड़ियां हैं है ना, तो वहां पर उनको क्या, तोते का मीठा मीठा स्वर टपकता हुआ सुनाई पड़ता है। तोता कैसे बोलता हुआ नजर आता है, टेंटे की ध्वनि में। सुन पड़ता वनस्थली का हृदय चीरता, उसी तरह वह वहां पर जो वनस्थली है, जो वहां की भूमि है, उसका हृदय चीरते हुए, हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर। इसी तरह वहां पर जो वनस्थली के हृदय को चीरते हुए सारस का स्वर उठता गिरता, कभी तेज कभी कम, टिरटो टिरटो क्या करता है, सुनाई पड़ता है। यानी जो सारस का स्वर है कभी तेज कभी मंद सुनाई पड़ता है। मन होता है उड़ जाऊं पर फैलाए सारस के संग, यानी कवि कहता, वो जो कहते हैं कि मेरा मन होता है कि मैं क्या कर जाऊं, सारस के संग ही इस आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ जाऊं। जुगल जोड़ी, जहां जुगल जोड़ी रहती है हर खेत में, यानी खेतों में क्या है, जुगल जोड़ी यानी पति पत्नी क्या करते हैं, काम करते हैं। सच्ची प्रेम कहानी सुन लो, यानी उनका मन होता है कि खेत में जाकर वो क्या रहे, जहां पर जुगल जोड़ी यानी पति पत्नी मिलकर आपस में खेतों में काम करते हैं, तो वह जब आपस में बातचीत करते हैं तो उनका मन करता है कि मैं उनकी सच्ची प्रेम कहानी जाकर चुपके से चुपे चुपे यानी चुपके से जाकर उनकी प्रेम कहानी को मैं सुन लूं। ये था पाठ चंद्रगहना से लौटती बेर, जो किसके द्वारा रचित था, केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित है, जिसमें किसका, कवि ने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। धन्यवाद।